नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा में बस 1 सप्ताह का समय है और इस 1 सप्ताह में हम ये तो डिस्कस कर ही सकते हैं कि इस चुनाव के मुद्दे क्या होंगे और मोदी साहब के चूँकि 10 साल अब वो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अगर अगले 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो फिर वो एक नया इतिहास रचने वाले हैं। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू 3-3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो उस कतार में जाकर के खड़े हो जाएँगे। तो हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि इन लोकसभा चुनाव के अहम मुद्दे क्या होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, ये 5 साल का लगा लीजिए या कुल मिलाकर के 10 साल का लगा लीजिए, उसके मजबूत पॉइंट क्या हैं? और जब हम प्रधानमंत्री के मजबूत पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष के बारे में भी जानना चाहेंगे कि विपक्ष के पास कुछ मजबूत पॉइंट हैं या माइनस ही हैं। और ये भी आज चर्चा ज़रूर करेंगे, ख़ास तौर से जो यूथ पर और महिलाओं पर फ़ोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये क्या रणनीति है उनकी? और जो भी ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही है और लालू, राहुल गांधी, ए राजा कुछ और लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इसका उनको फ़ायदा क्या होने वाला है? या क्या वो फिर से 2014 और 2019 ही दोहराने पर आमादा हैं? और थोड़ा समय बचा तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा था कि सीएए को लागू करने से कोई रोक नहीं सकता है और उन्होंने ये भी संकेत दिए थे कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सीएए लागू हो जाएगा। तो सीएए क्या लागू होगा और कब होगा? क्योंकि समय तो बिल्कुल बचा ही नहीं है अब। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हैं, आपके चिरपरिचित विजय सरदाना साहब। उनको जोड़ लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। विजय जी, चुनाव तो अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक किसी समय घोषित हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। जितना करना था मेरे विचार से कर चुके। मोदी जी भी अब मुझे लगता है कि अलग-अलग राज्यों में जो योजनाएँ, परियोजनाएँ हैं, उनका जो भी शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, वो भी अंतिम चरण में ही है। मोटे तौर पर आप कौन से बड़े मुद्दे मानते हैं इस लोकसभा चुनाव के? वैसे तो लाल किले से प्रधानमंत्री ने 3 चीज़ें कही थी, एक तो वंशवाद यानी परिवारवाद, एक भ्रष्टाचार और एक तुष्टीकरण, कि इन 3 चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। तो क्या यही होंगे, इसके इर्द-गिर्द ही होंगे या और मुद्दे आप मानते हैं? और मोदी साहब के मजबूत पॉइंट आप क्या मान कर के चल रहे हैं? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत आपका। सर देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। आज मोदी साहब का अगर मैं कहूँ इस महीने या अगले महीने तक करीब उनके 10 साल पूरे हो जाएँगे एज़ ए प्रधानमंत्री। और हम सबकी निगाहें अगले 5 साल को लेके। जितने भी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट और क्रिटिसिज़्म होने थे, वो फर्स्ट राउंड में हो गए। कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स सेकंड राउंड में हो गए, सेकंड टेन्योर में। अब जनता को उम्मीदें मोदी साहब से बढ़ गई। उनका ये उम्मीदें हैं कि अब ठीक है, राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी और अब ऐसा कोई विपक्ष बचा नहीं जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकें। आम आदमी से अगर आप पूछते हैं कि भई हू विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो लोगों का अक्सर सवाल ये होता है कि अल्टरनेट क्या है? क्योंकि राहुल गांधी साहब अपने आप को पिछले कई सालों में उनके पास एक पूरा मौका था अपने आप को एज़ ए मैच्योर लीडर डेवलप करने का, अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए।
बाकी कोई ऐसा लीडर बचा नहीं जिसने कभी देश के बारे में सोचा, वो अपनी पार्टी और कुर्सी के आगे सोच नहीं पाए। तो कोई ऐसा लीडर इस समय दिख नहीं रहा जो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन हो और जिस पे जनता भरोसा कर सके। अनफॉर्चुनेटली मनमोहन सिंह जी का एज साथ नहीं दिया, और काफी एजड हैं इस समय। और बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर अभी कोई ऐसा लीडर दिख नहीं रहा जिस पे जनता भरोसा कर सके। और सबको ये पता है कि इस समय देश में हर साल जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे-वैसे चुनौतियां भी बढ़ रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चैलेंजेस हैं, डोमेस्टिक पे भी चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में चैलेंजेस नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को ये लगता है कि शायद एक आदमी है जिसने 10 साल सँभाला है, स्थिति इम्प्रूव नोबडी इज़ सेइंग कि भई 100% परफेक्ट मॉडल रहा है और हो भी नहीं सकता। इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में, इतने चैलेंजेस हैं कि जब तक राज्य सरकारें अपना रोल प्ले नहीं करेंगी, एक लिमिट के बाद केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे तो राज्य सरकारों के अधीन हैं। तो ये एक चुनौती है ही है। लेकिन लोगों की उम्मीद ये है कि अगर अभी तक आपने सक्सेसफुली पॉलिटिकल मंच संभाला है, अब उसको आप इकोनॉमिक वेलफेयर में ट्रांसलेट करिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई बड़े चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने होंगे, और ये प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा कि अब जी, जी। और ज़्यादा कठिन निर्णय लेने का वक़्त आ गया है। और उसमें कुछ रेडिकल मूवमेंट भी हो सकते हैं, और इसीलिए ये डिपेंड करेगा कि जो केंद्र सरकार है, उसके पास कितना लोकसभा में और राज्यसभा में सपोर्ट है जनता का। अगर थिन मार्जिन पे आए, तो शायद रिफॉर्म नहीं हो पाए। लेकिन अगर मार्जिन ज़्यादा रहा और डिपेंडेंसी जो एलाइज़ हैं उन पे कम रही, तो मोदी जी बड़े फैसले ले पाएँगे। क्योंकि एलाइज़ के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। आसानी से आप उनको तोड़ सकते हैं, उनको बिखेर सकते हैं, क्योंकि इंड्यूसमेंट, लालच, चाहे पैसे का हो, पद का हो, किसी और चीज़ का हो, वो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कॉमन चीज़ है। सही। तो हम ये नहीं मान सकते कि जो लोग छोटे दल हैं या जो लोग 1-2 सीट लेके कोलिशन में आए हैं जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिशन, उनके ऊपर हमेशा संदेह रहेगा, उनकी जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि अ, मैं पर्सनल इंटीग्रिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी। एक तो होता है पर्सनल इंटीग्रिटी कि मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हवा का रुख देख के, लालच में आके, कहीं कोई और बेनिफिट देख के आप पासा पलट लेते हैं। मैं उसको इसीलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक जो अपॉर्चुनिटिज़्म है इस देश में, अवसरवादिता, उसकी कमी नहीं है। तो ये एक मौका है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। एक्सपेक्टेशन जनता की बहुत ज़्यादा है कि 2 साल आपने कर दी, अब तीसरे साल रफ्तार बढ़ाइए। और मेजर जो फ़ोकस रहेगा, वो रहेगा एम्प्लॉयमेंट। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी साहब के मोदी 3.0 में क्या फ़ोकस होना चाहिए? मेरा एकमात्र फ़ोकस रहेगा हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ टू रिड्यूस ग्रास रूट लेवल करप्शन। और उसके लिए मेरा एक ही टेस्ट है। मोदी साहब कहते हैं ना कि मैं मोदी है तो मुमकिन है। मैं उनको एक चुनौती दे रहा हूँ आपके माध्यम से। मोदी साहब, हिंदुस्तान से मिलावट खत्म करके दिखा दीजिए, आपके लिए चुनौती है। खाने में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, पेस्टिसाइड में मिलावट, बीज में मिलावट, खाद में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, मतलब हर चीज़ में मिलावट है जो जनता के हित में, उनकी हेल्थ में, उनकी इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ज़िम्मेवार है। आप हिंदुस्तान से क्या मिलावट खत्म कर पाएँगे? ये चुनौती है मेरी आपको। पता नहीं बाकी लोग क्या चुनौती देते हैं। अगर आपने मिलावट खत्म कर दी, तो आप ये समझिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, एमएसएमई का भी रफ्तार से काम होगा, किसानों को भी उनका हक मिल जाएगा। एक काम कर दीजिए बस आप, हिंदुस्तान से मिलावट खत्म कर दीजिए। हिंदुस्तान की रफ्तार डबल हो जाएगी। क्या कर पाएँगे? ये मोदी जी को मेरी चुनौती है। वक़्त बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, मोदी जी के बारे में तो आपने बता दिया कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं और उन्होंने किया क्या है जिस पर वो अब आगे बढ़ेंगे और नया जनादेश पब्लिक से माँगेंगे, देश का आशीर्वाद फिर से तीसरी बार लेंगे। लेकिन जब हम विपक्ष की तरफ देखते हैं, ठीक है, आपने कहा कि मनमोहन सिंह की तो ख़ैर उम्र हो गई है और विपक्ष में और कोई चेहरा दिखाई दे नहीं रहा है जो मोदी जी का विकल्प बन सके। थोड़ा बहुत कोई हो सकता था तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने उसको तोड़ करके अपने में ही मिला लिया और वो भी शायद इसी गलतफ़हमी में विपक्षी दलों को इकट्ठा कर रहे थे कि 2024 में सब इकट्ठे होकर के 26-28 दल या कुछ और मिल जाएँगे बाद में, नतीजे आने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद मेरा भी नंबर लग जाए, मैं भी आगे आ जाऊँ। लेकिन वो अब विपक्षी दलों के पास नहीं है। विपक्ष के बारे में आपका आकलन क्या है और कोई सशक्त विकल्प उभर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी लंबी लकीर खींच दी है और शायद गहरी लकीर भी खींच दी है। इसको मिटाना या इससे बड़ी लकीर खींचना, जो मौजूदा विपक्ष का नेतृत्व है, उसमें तो कोई संभावना हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, कुछ चीज़ें सर हमें समझनी होगी। विवेकानंद ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अकेले संत थे या अकेले सन्यासी थे या अकेले सबसे ज़्यादा विद्वान थे। लेकिन क्या होता है कि आदमी अपने कर्मों से, अपने कमिटमेंट से जाना जाता है। एक निस्वार्थ भाव से आप अगर आगे बढ़ते हैं, दुनिया देखती है, आपके काम करने को, आपकी शैली को बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। सरदार पटेल का एग्ज़ाम्पल भी वही है कि आपने डिलीवर करके दिखाया। आपने जो कहा उसके पीछे आपका कन्विक्शन था। इसी तरह से जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जिन्होंने भी कुछ कीर्तिमान किए हैं, चाहे आप बिज़नेस वर्ल्ड में देखें या आर्ट एंड कल्चर में देखें या आप लिटरेचर में देखें या पॉलिटिक्स में देखें या साइंस में देखें, जहाँ पे भी देखें। जब तक आप कमिटेड नहीं हैं, आपके अंदर से वो रेडिएशन नहीं निकलती है। आप कुछ भी बोलते जाइए मैं कमिटेड हूँ, वो नहीं होता है। वो एक अलग ही ऑरा होता है जिसको वो एक अलग ही आभा होती है उस इंसान में जो दुनिया को अट्रैक्ट करती है या इन्फ्लुएंस करती है। आप कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए कमिटमेंट। आज सवाल इस बात का है कि जिन विपक्षी दलों की आप बात कर रहे हैं, उसमें से कौन-सा ऐसा लीडर है जो जिस पे ये कहा जाए कि यार इसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। पार्टी का इंटरेस्ट मैं फिर भी मान लूँगा कि चलो उसका इच्छा है कि उसकी पार्टी मजबूत हो और उसकी पार्टी सत्ता में रहे। ये भी मैं मान लेता हूँ कि ये भी एक बड़ा काम है क्योंकि बगैर लोकतंत्र में बगैर बड़ी पार्टी के आप सत्ता में आके मतलब उसके बगैर सत्ता में नहीं आ सकते। ये भी मैं एक आपके लिए एक नेशन बिल्डिंग का एक काम मान सकता हूँ क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ना तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेंथन कर पा रहे हो, ना जिस राज्य में आप ऑपरेट कर पा रहे हो उसको सुधार पा रहे हो और सपने आप देख रहे हो देश बनाने के, वो नहीं जमता सर। जिनकी तरफ आपका इशारा था कि एक चेहरा शायद अपोजिशन में दिख रहा था, मुझे तो नहीं लगता सर। क्योंकि देखिए क्या है कि आप अगर इन नेताओं की बातचीत देखें, मैंने तो बहुतों के साथ बहुत क्लोज़ली बैठ के मीटिंग्स में बात करी है। वो डेप्थ नहीं है सर। आप कुर्सी को सलाम कर सकते हैं, आप मंत्री हैं, आप कृषि मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कुछ भी हैं। लोग आपके लिए आपके पास इसलिए आते हैं, आपको इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज़ दे रिस्पेक्ट द चेयर और या फिर उस कुर्सी से लोगों को मतलब होता है, स्वार्थ होता है। अगर कोई ये सोच ले कि लोग मेरे पास आ रहे हैं और मैं पॉपुलर हो गया हूँ और जनता मुझे पसंद कर रही है, तो वो गलतफ़हमी हो सकती है, हकीकत नहीं। कम से कम अगर कोई देखे सर बात करते हैं गुजरात मॉडल की 2014 का टाइम आप वापस मतलब कि फ्लैशबैक जाइए। उस समय वाइब्रेंट गुजरात जब हो रहा था आई वाज़ इन्वॉल्व्ड। आप और उससे पहले ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कोई इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा था। मैंने बहुत सारे राज्यों के इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टिसिपेट किया, वहाँ के सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में अपना रोल प्ले किया, वहाँ के
कि चलो एक हो गया, सरकारी प्रोग्राम है, तो एक मतलब बुला लिया, एक सेमिनार हो गया, ना ब्यूरोक्रेसी को इंटरेस्ट है, ना ऑडियंस को इंटरेस्ट है, आए, खाना-पीना खाया, बैग लिया, फोटो खिंचवाई, रवाना हो गए। इनिशियली जो वाइब्रेंट गुजरात में जो माहौल था कि भई जिस तरह की प्लानिंग थी, मैं नहीं कहता कि दैट वाज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन जिस तरह से वहाँ की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी, टॉप लीडरशिप का मूवमेंट था, कमिटमेंट था, मॉनिटरिंग थी, तो लगता था कि यार कुछ तो आदमी करना चाहता है, कितना कर पाएगा वो अलग बात है। लेकिन एक पूरी उसी देश की एक स्टेट की मशीनरी को इस तरह से साथ में लेके चलना और फोर्स करना टू डिलीवर, मैं आउटकम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एफर्ट्स पे जा रहा हूँ। तो लगता था कि यहाँ कुछ अलग है। और फिर आपने उसी गुजरात में जहाँ पे अक्सर सूखे की बात हुआ करती थी, क्योंकि गुजरात से मेरा बहुत क्लोज रिलेशन रहा है डेयरी सेक्टर में। डॉक्टर कुरियन के साथ हमने काफ़ी डिस्कशंस किए, प्रोजेक्ट्स किए। तो कहने का मतलब ये है कि जब गुजरात में आप ट्रैवल करते थे, अहमदाबाद से बाहर निकलते थे, तो आपको बिल्कुल बंजर ज़मीन, सूखी ज़मीन, वही जिस तरह से रे राजस्थान का हाल था, वही वर्चुअली गुजरात का हाल था। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन आप अगर पिछले 8-10 साल में जाएँ, तो आपको बहुत कुछ बदला हुआ दिखता है। सड़कें बदली हुई दिखती हैं, आस-पास का एरिया बदला हुआ दिखता है। जैसे पंजाब की इस गलियों में आप मतलब सड़कों पे जाते हैं, तो आपको जार दोनों तरफ सड़कों के आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ऐसे गुजरात में हो गया। तो कहने का मतलब है कि बदलाव दिखा, विज़िबल हुआ। और वही कारण था कि जब गुजरात मॉडल को प्रोजेक्ट किया गया कि भई मोदी साहब मीन्स गुजरात मॉडल, और जनता ने उसको कहा कि चलो ये गुजरात मॉडल का सुना बहुत है, एक बार एंडोर्स करके देखते हैं देश में। तो जनता को शायद पहले मॉडल में समझ में आया, तो उन्होंने दूसरी बार मौका दिया। अब दूसरा मॉडल में जनता को अगर समझ में आएगा तो तीसरी बार मौका देगी। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, वो एक हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि हर 5 साल बाद आपकी परीक्षा होती है और जनता डिसाइड करती है कि आपको कुर्सी देनी है या नहीं देनी। यही हाल राज्य सरकारों का है। तो जब राज्य सरकारें अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगी, तो उस राज्य सरकार के मुखिया को केंद्र की जिम्मेवारी देना, मतलब एक आप ये समझिए कि असिस्टेंट मैनेजर को जनरल मैनेजर बनाने की आप बात कर रहे हैं। तो मैं जो आपके असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर से खुश नहीं हूं आपकी परफॉर्मेंस से, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी कैसे दे दूं? तो विपक्षी दलों को ये सोचना होगा कि फालतू-फालतू की बातें ना करके, पर्सनल आरोप ना लगा के, परफॉर्मेंस पे ध्यान देते तो आज शायद वो ज़्यादा स्थिति में अच्छे होते। और क्या आप ये मानते हैं कि देश का भरोसा इसलिए भी इन लोगों पर नहीं जम रहा है कि एक तो ये भ्रष्टाचार के मामलों में फँसे हुए हैं। तरह-तरह की जाँच का सामना कर रहे हैं। केंद्र की कई एजेंसियाँ जो हैं वो अ, लगातार छापेमारी और बरामदगियाँ, ऐसा नहीं है कि वो फेक छापेमारी हो रही हैं, बरामदगियाँ हो रही हैं। ये अदालतों के चक्कर काटने के लिए अभिशप्त हैं, इनमें से अधिकांश लोग। दूसरे हाँ, ये बात भी है कि इनमें से ज़्यादातर वंशवादी हैं और ये अपने परिवारों की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, अपने प्रदेश की कम और देश की कम। तो इसलिए भी लोगों का भरोसा नहीं जम रहा है इन पर। सर मैंने कहा ना कि देखिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। ये कहावत है ना सर कि आपके जो करनी और कथनी दोनों में लोगों को फ़र्क दिख रहा है। आप बोलते रहिए मैं बहुत कमिटेड हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं मेहनत हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन आपके कर्म देख के तो कुछ और दिखता है। यही हाल बाकी राज्य सरकारों का है और बात तो सही है। आफ्टर ऑल आप अगर एक बार कुर्सी पे आ जाते हैं और उस कुर्सी से आपको हटने में इतना कष्ट आता है और आपकी पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। आपकी पार्टी, आपके फादर साहब थे पार्टी अध्यक्ष, फिर अब आप हो गए, अब इन क्यू आपका बेटा है, अब ये कौन-सी डेमोक्रेसी है? जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं ला सका, उसको एज़ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एज़ ए प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया। देखिए, एक बात तो समझनी होगी, कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये पब्लिक एसेट होता है, ये प्राइवेट एसेट नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे ये कहा जाता है ना कि आप ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन कराएँगे, वहाँ से आप पदाधिकारी सेलेक्ट करेंगे, फिर पदाधिकारी में चुनाव होगा, फिर उसके अंदर से एक आदमी निकलेगा, फिर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, आप उस तरह से आके सेंट्रल लीडरशिप को तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत क्लियर है कि भई पिताजी हैं, उसके बाद जो लीडर बनेगा वो ये तो
हायरार्की, या जिसे कहते हैं पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, मैंने अपने बेटे से अपने पिताजी से ली, अपने पास रखी, अब मैं अपने बेटे को देके जाऊंगा। ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? तो ये मजबूरी है। और ये चीजें क्या होती हैं कि जब आप इस तरह की पुश्तैनी चीजें बना के काम करते हो ना, फिर कैडर में दम नहीं रहता। मुझे बताइए सर कि कोई भी आदमी क्यों मेहनत करेगा जब उसको पता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकता अपने कैरियर में, इवन एज ए पॉलिटिकल वर्कर, कि ये तो बॉस डिसाइड करेंगे कि कौन क्या बनेगा, मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। तो सर वेयर इज द इंसेंटिव? क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी का बेस बनाएगा, मेहनत करेगा और उसके साथ लग के उसका कुछ आइडियोलॉजिकल एक्सपेंड करेगा? क्यों करेगा वो? उसको भी होता है, वो भी इसीलिए आ रहा था कि शायद मैं पावर सेंटर के नजदीक हो जाऊं। अब बंगाल का हाल देख लीजिए। लेफ्ट पार्टी जब थी तो ममता बनर्जी उस समय कहा करती थी गुंडा राज है, लॉलेसनेस है बंगाल के अंदर, बिल्कुल लॉलेसनेस है, हर तरह से गुंडा राज चल रहा है। आज क्या हो रहा है सर? जब आप बंगाल के लोगों से बात करते हो तो उनका मैसेज बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा सर, जो पहले गुंडा लोग या एंटी सोशल एलिमेंट लेफ्ट का झंडा उठा के चलते थे, जब लेफ्ट सत्ता में नहीं था, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का झंडा उठा लिया। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो सत्ता का संरक्षण चाहिए, उनको किसी की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं। एंटी सोशल एलिमेंट की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, उसको समाज को अपने गेन के लिए एक्सप्लॉइट करना होता है थ्रू क्रिमिनल मीन्स। उसके अलावा उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं, और उसके लिए उसको चाहिए सत्ता। तो चाहे लेफ्ट की हो तो वो अपना लाल झंडा छोड़ के उन्होंने हरा झंडा उठा लिया, कल को आम आदमी पार्टी की आएगी तो वो उसका झंडा उठा लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप को देखना है कि उनके नाम पे जो लोग जमीनी हकीकत आम आदमी को तंग कर रहे हैं, उससे उनकी गुडविल बन रही है या घट रही है, और वो चीज डिसाइड करेगी कि पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा इन पार्टियों का। आपने बंगाल का जिक्र कर दिया और मैं तमिलनाडु इसमें और जोड़ देता हूँ। ये 2 स्टेट ऐसे रहे हैं, 2019 से पहले तो खैर पश्चिम बंगाल भी, पर 2019 में पश्चिम बंगाल ने अपने बिहेव से चौंकाया था देश को, और भारतीय जनता पार्टी को भी शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि 18 आ जाएँगी 42 में से। पर जिस तरह की घटनाएँ हाल में वहाँ हुई हैं और तमिलनाडु में जिस तरह की भीड़ अन्नामलाई के पीछे दिखाई दी, और अभी मोदी जी वहाँ गए थे, उनकी भी रैली में जिस तरीके से लाखों की भीड़ उमड़ी है, और जिस तरह के ज़मीनी सर्वेज़ आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, क्या ये दोनों राज्य इस बार चौंका सकते हैं? सर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, चौंका भी सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि बीजेपी का जो ग्रास रूट वर्क है वो कहां डीप तक पहुंचा है। अगर 24 में नहीं चौंकाया तो मुझे लगता है 29 में तो जरूर सीरियस इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि अभी तक बंगाल में हो या साउथ में हो, इतना सीरियसली इवन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने भी नहीं लिया। जो अमित शाह और मोदी साहब ने मिलके जो एक्सपेंड करने की कोशिश करी है पार्टी की, वहां मुझे नहीं लगता कि कभी भी आज से पहले इवन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने भी प्रयास किया होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं जी, एक जी। स्टेट वाइज एनालिसिस कर रहा था कि जब हम लोग बात करते हैं ना कि बीजेपी की 370 सीटें कैसे आएंगी वगैरह वगैरह। अब तमिलनाडु की आपने बात करी, तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं टोटल, बीजेपी के पास 0 है। अब 0 से 39 के ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 42 थी, 18 आई। तो अगर ये वेस्ट बंगाल का मॉडल ही रेप्लिकेट हो जाता है, अब सवाल इस बात का है कि क्या 18 सीटें बीजेपी तमिलनाडु में ला पाएगी? मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो बंगाल में आपने रेप्लिकेट की। जी, जी। दूसरा, क्या बंगाल में बीजेपी 42 में से 50% का आंकड़ा पार कर पाएगी? क्योंकि आप 18 पे हैं, आपको 21 चाहिए उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए, 3 और बढ़ानी है। और जब आप मोर देन 50% हो जाते हैं लोकसभा में, तो इट इज ए बिग पॉलिटिकल शिफ्ट। ये पब्लिक ओपिनियन बहुत तेजी से बदलेगा बंगाल में। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या
तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल की तरह बीजेपी अपना जो भी डेंट है, वो बना पाएगी? आपकी बात सही है, अन्नामलाई साहब काफ़ी पॉपुलर हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों ना करें? हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदू टेम्पल तो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान से हो जाए, सनातन धर्म खत्म हो जाए। तो वो तो अपनी ही कल्चर, अपनी ही संस्कृति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका तो कोई आइडियोलॉजिकल है ही नहीं। वो तो सिर्फ पॉलिटिक्स के कारण ही उन्होंने अपने आप को द्रविड़ मूवमेंट बना लिया। और तो कोई था नहीं। 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या था वहाँ पे? सही। तो डीएमके का तो कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सिर्फ पावर की है। कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है डीएमके की, कोई वहां पे सोशल आइडेंटिटी नहीं है डीएमके की। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी लेके जस्ट फॉर पावर ये सिस्टम बना हुआ है। तो ये सोचना होगा कि वहां की जनता को अब जो अल्टरनेट दिख रहा है अन्नामलाई में, क्या वो उसका साथ देंगे? सवाल इस बात का है पहला। और जहां तक बात है वेस्ट बंगाल की, कि क्या इस बार बीजेपी हाफ मार्क क्रॉस कर पाएगी, ये दूसरा सवाल। अगर ये दो होते हैं तो ये एक इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा शिफ्ट, टाइकोटॉनिक शिफ्ट होगा, और मुझे लगता है इसका असर पूरे देश में आने वाले दिनों में और देखने को। और सर जी, लोकसभा चुनाव से पहले अंदर चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? सर देखिए, इस समय पूरा मुद्दा कोर्ट में है। अब जहां तक बात है कि जिस कांड के लिए इनके साथी लोग जेल में गए हैं, तो कानून में तो ये कहा जाता है कि अगर कहीं पे कोई क्राइम हुआ है और उसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, और एक आदमी को अगर सजा मिलती है किसी क्राइम को लेके, और उसमें बाकी एक्टिव लोग इन्वॉल्व रहे हैं उस क्राइम में, तो सबको बराबर सजा और वही सजा मिलेगी। तो अब केजरीवाल साहब बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं हूं। ये सुन के आपके दर्शकों को ताजुब लगेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि केजरीवाल साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया ये मान ले कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं हूं। मैं सिर्फ सेरिमोनियल मुख्यमंत्री हूं, जो सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे पे मजे करने आया था। डिसीजन मेकिंग में मेरा कोई रोल नहीं है। तो मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? केजरीवाल साहब अब ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने पॉलिसी बनाई उसमें मेरा कोई रोल नहीं, विधानसभा में या कैबिनेट में जो डिसीजन हुए उसमें मेरा कोई रोल नहीं, जो टैरिफ मतलब कि एक्साइज ड्यूटीज या जो कमीशंस बदले लीकर ग्रुप्स के लिए, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। तो मेरा तो कोई रोल है ही नहीं, तो मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली में केजरीवाल साहब इस बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं डेस्परेटली कि भैया मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं हूं, आप जबरदस्ती मान रहे हो। मैं तो सिर्फ शीश महल में रहने और टैक्स पेयर के पैसे पे मजे करने आया था, क्योंकि जब मैं सरकारी कर्मचारी था वो मैं मस्ती कर नहीं पा रहा था, वो तनख्वाह कम थी, और मेरी काबिलियत इतनी है कि मैं सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे पे ही जी सकता हूं, पहले सैलरी के रूप में, अब पर्क के रूप में। तो इसीलिए उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। अब ये कोर्ट को बताना है कि आप मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, पहले बात। तो पहला सवाल तो कोर्ट में जज साहब को ये पूछना चाहिए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं या नहीं? अगर वो कहते हैं तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल में तो जो भी घपले हुए ये बगैर सीएम की परमिशन से हो ही नहीं सकते थे। तो अब आप बताइए कि आप एज ए सीएम रहते हुए आपने इस डिसीजन मेकिंग में पार्ट लिया था या नहीं लिया था? अब वो कहेंगे जी नहीं लिया था, तो फिर ये पॉलिसीज बन भी गई, इंप्लीमेंट भी होगी, आपको पता ही नहीं लगा। और वापस भी हो कहना गई। क्या चाहते हैं? और वापस भी हो गई, और आप कह रहे हो पॉलिसी बहुत अच्छी थी, इसका मतलब आप इन्वॉल्व थे। अब आप कहते हो मैं इन्वॉल्व नहीं था, तो फिर जिन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी करी, सीएम को अंधेरे में रखा, आपने उनको सैक क्यों नहीं किया? तो केजरीवाल साहब का जवाब नहीं। ये सिर्फ इस समय जो पूरा तमाशा हो रहा है, ये पब्लिक आइज में एक सिंपैथी बटोरने का प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ और ये जो आजकल ज्ञान दे रहे हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, इनका क्या होगा 2024 के बाद? ये अलग थलग किए जाएंगे, पार्टी में धकेल करके इस परिवार को बाहर रख किया जाएगा, पार्टी नए रूप स्वरूप में खड़ी होगी, कोई हिम्मत कर पाएगा? लगातार इनके नेतृत्व में तीसरी बार पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है।
सर ऐसा है कि इनको भी पता है कि इनका भविष्य नहीं है। अब प्रॉब्लम इनकी नहीं है, प्रॉब्लम कांग्रेस के बाकी लीडर्स की है। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये परिवार अगर कांग्रेस के सेंटर में नहीं है, तो कांग्रेस सारी जो पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये स्टेट ग्रुप्स में बँट जाएगी। ये सेंट्रल फोर्स नहीं रह सकती। इस पूरे ग्रुप को बांधने का अगर कोई श्रेय जाता है, साइकोलॉजिकल जो रोल प्ले किया जाता है, वो है आपका गांधी परिवार। आप इसको हटा दीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि कौन है जो कांग्रेस को एक साथ जोड़ पाएगा। लेकिन ये परिवार तो बोझ बन चुका है ना कांग्रेस पे। सर देखिए, आपको और हमको लगता है बोझ, लेकिन जो लोग पावर में आज बैठे हैं, जिसको आप कह सकते हो हाई कमांड, जो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, वो तो मजे कर रहे हैं ना सर, क्योंकि उनको पता। अब मान लीजिए कि आपके हाई कमान में 25 से 50 लोग बैठे हैं, एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते, और उनमें से अगर एक भी आदमी इस परिवार को हटा के मुखिया बन जाता है, तो उसमें से 50 लोगों में से 20 लोग ऐसे होंगे जिनको ये डर होगा कि मेरी कुर्सी जाएगी, मेरे को बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये कंपल्शन है, ये मजबूरी का गठबंधन है। इसीलिए ये लोग, कभी आपको फील्ड में, कभी आपने इनमें से किसी को भी रैली करते देखा है कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप पे? आज तक बता दीजिए, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो रैलीज हो, आपने कभी किसी कांग्रेस लीडर को किसी भी स्टेट में रैली करते देखा है, अदर देन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी या नहीं, प्रियंका गांधी? ये किसी को करने ही नहीं देंगे। तो कोई बात अगर वहीं आ उभर गई ना। कोई अगर बा- उभर गया तो इनकी इनकी नेतागिरी खत्म, इनका वर्चस्व खत्म। तो यही है ना सर कि एक तो ये चाहते नहीं, और दूसरी तरफ उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो इवन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके रैली कर सके। तो फिर इस लीडरशिप का रोल क्या है? क्योंकि आपके साथ ना कैडर जुड़ रहा है, ना आपके साथ कोई आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है, ना कुछ है। इनके नेताओं के आसपास हमेशा आपको 25-50 लोग वो मिलेंगे जो इनसे कुछ ना कुछ मांगने या पाने की अपेक्षा से इनके आसपास मंडराते हैं, और कोई नहीं होगा। किसी को ठेका चाहिए होगा, किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, किसी का कुछ और काम धाम होगा। तो ये सब इस तरह के ही इनके आसपास की मंडली है जिसको कैमरे में देखा जाता है। तो कांग्रेस की मजबूरी है सर, उससे ये हो रहा है कि इस पार्टी का अपना बेस खुद डीके हो रहा है। जो थोड़ा बहुत बेस बचा हुआ है, जो लोग बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, ये उनकी मजबूरी है। इस पूरे इक्वेशन को सबसे अच्छे ढंग से अगर किसी ने एक्सप्लॉइट किया और समझा है, वो है केजरीवाल। उसको ये पता है कि राहुल गांधी के साथ रह के राहुल गांधी का वोट अपनी तरफ खींच लो। उसका गेम बहुत क्लियर है कि देखिए, बीजेपी के अगेंस्ट कोई ऑपोजिशन नहीं है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन रहा है ऑपोजिशन पार्टी का। केजरीवाल की पूरी निगाह है कि भारत का जो ऑपोजिशन स्पेस है, वहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको कैपिटलाइज करो। मोदी से फाइट करना, ये करना, वो तो उनको भी पता है कि उनके बस की बात नहीं। बीजेपी के आगे वो खड़े नहीं हो सकते। लेकिन क्या हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बन सकते हैं? केजरीवाल का पूरा एजेंडा वहां है, और इसीलिए आप देखिए उनके वक्तव्य, उनकी बातें, उनका एक्शन प्लान, वो सिर्फ उन लोगों को अट्रैक्ट करने का होता है, उनके भाषण, जो एंटी मोदी और एंटी बीजेपी है। उनका और कोई एजेंडा नहीं कि आप अगर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते तो मैं हूं, बस। इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं। और कई हमारे मित्रों ने तो चला दिया था कि 1 मार्च को सीएए लागू होने जा रहा है। आज तो 7 मार्च हो गई है। अभी 1 हफ्ता गुजर गया है, सीएए लागू नहीं हो रहा है। हिचक रही है क्या केंद्र सरकार के नई सरकार बनने के बाद ही लागू करें, या ये हिम्मत दिखाएगी? क्योंकि सीएए लागू करने से एक ध्रुवीकरण तो होगा, पालेबंदी तो होगी, टेंशन होगी कि नहीं होगी, फिर से ये लोग सड़कों पे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, वो तो भविष्य की बात है। और अगर सीएए ये लागू करेंगे तो जाहिर है कुछ सुरक्षा रक्षा तैयारियों के साथ ही करेंगे। सर देखिए, मुझे नहीं लगता इस समय होगा। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो इलेक्शन बहुत नजदीक है। दूसरा, कोई भी आप कानून बनाते हो तो उसके जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, रूल बुक है,
प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो इन प्लेस होंगे तो उस कानून का मतलब है। नोटिफाई करके आप कहेंगे कि हम इसको 4 साल बाद लागू करेंगे, उसका कोई पॉलिटिकल गेन भी नहीं मिलता, लोग भूल-भाल जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो और अगर अभी मान लीजिए सीएए कर भी देते हैं और लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएँगे कि इस कानून को निरस्त किया जाए, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। कई लोग पहुँच जाएँगे कोर्ट। उस स्थिति में कोर्ट स्टे दे दे और फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, क्योंकि अगर स्टे हो गया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे अगले 5 साल में भी, अगर कोर्ट ने आपका साथ नहीं दिया। तो जिसे कहते हैं ना कि द बॉल कैट इज आउट ऑफ बैग, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको सोच समझ के रणनीति के तहत इनको नेक्स्ट जब भी पार्लियामेंट सेशन बैठेगा इलेक्शंस के बाद, तब इसको वहां पे प्रॉपर रूल्स बना के पास करके नोटिफाई किया जाएगा विद डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि उस समय बीजेपी की मशीनरी होगी, गवर्नमेंट होगी, दे कैन इम्प्लीमेंट। अभी करेंगे 2 महीने का चुनाव की अनसर्टेनिटी होगी, स्टे हो गया, फिर सरकार भी इंटरवीन नहीं कर सकती कि कोर्ट ने स्टे क्यों दिया। तो रणनीति रूप में से मुझे नहीं लगता कि इस समय करना चाहिए, और करेंगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी विद इमीडिएट इफेक्ट, और इमीडिएट इफेक्ट का मतलब है कि अगर आचार संहिता लग जाती है तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ना सरकारी डिपार्टमेंट, ना कोई पोस्टिंग ट्रांसफर, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि इट्स राइट टाइम। जब इतने साल हो गए हम नहीं कर पाए, 2 महीने और सही। मार्च खत्म हो गया आधा, मार्च अप्रैल मई 2 महीने रह गए, जून में तो नई कैबिनेट बैठ ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।